अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोइनुद्दीन है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द मोइन। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है सरसाद, और ये हमेशा जिस तरह आपको अपने तजुर्बे से बहुत सारी मुफीद बातों से हम आहंग करते हैं, इंशाल्लाह आज के सेशन में भी हम इनसे इस मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे ताकि वो आपके जो उलझे हुए सवालात हैं उनके सुलझे हुए जवाब दे सकें। शुरू करते हैं आज का सेशन। क्या हाल है सरसाद, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। अच्छा जनाब, तो आज हम आपसे मालूमात हासिल करना चाहेंगे। जो लास्ट सेशन में आपने बात कही थी स्टॉक मार्केट के हवाले से और शेयर्स के हवाले से, सवाल ये पैदा होता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मैं शेयर्स परचेज करना चाहता हूँ, जैसा कि आपने बताया था कि शेयर्स किस चीज़ का नाम है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मैं किससे कहूँ और कैसे परचेज करूँ। क्या ये किसी दुकान पे मिलता है, मुझे किसी होटल में जाना पड़ेगा, क्या तरीक़ेकार है? ज़रा आप इसको आवाम के सामने रखें ताकि वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके और इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सके। देखें, सबसे पहले अगर आपको शेयर्स परचेज करने हैं तो हर चीज़ का एक प्रिस्क्राइब्ड वे है जो बताया गया है। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ पहले, ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए आगे के लिए और आगे की चीज़ें समझने में भी आसानी हो। सही। अच्छा, ये ऐसे होता है कि गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है, हमने पहले भी डिस्कस करा, एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP। ठीक है, SECP हर कंपनी का रेगुलेटर होता है, यानी पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज रजिस्टर होंगी, बनेंगी, अपने ऑपरेशंस करेंगी, इनका रेगुलेटर SECP होगा। सही है। जिस तरीके से बैंक्स को रेगुलेट करता है स्टेट बैंक, इसी तरीके से कंपनीज का रेगुलेटर SECP होता है। ठीक है। अच्छा, अब कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी जिसके शेयर्स अवेलेबल हैं और आप विलिंग हैं परचेज करना, उसके लिए आप डायरेक्ट अगर कंपनी के ऑफिस जाकर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो ये नहीं हो सकता, ये उसका वे आउट नहीं है। उसका ये मेरे ख्याल से शायद ये मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि मैं किसी कंपनी के ऑफिस जाऊं, क्योंकि मिसाल के तौर पे मैं मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट हूँ, इंटर का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे तो सिर्फ ये बताया गया है कि तुम्हारे कॉलेज का ये रास्ता है, इस बस से जाओगे, उस बस से वापस आ जाना। तो इसको थोड़ा सा आसान कर दे मेरे लिए ताकि मैं इसको समझ सकूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकूँ, तो थोड़ा सा आसान कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखें, इसमें ब्रोकर्स होते हैं जो कि SECP के पास रजिस्टर्ड होते हैं। बेसिकली ब्रोकर्स उनको बोला जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो भी एक कंपनी ही है। अच्छा। जो कि एक आम कंपनी कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है या कुछ बना के बेच रही होती है। तो ब्रोकर्स क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं? ब्रोकर्स ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि वो आपका एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, उस अकाउंट के थ्रू आप कंपनीज के शेयर्स स्टॉक मार्केट में परचेज भी करते हैं और स्टॉक मार्केट में ही सेल भी करते हैं। अच्छा, मेरा ये है कि मैं ब्रोकर तक किस तरह से पहुंच सकता हूं? बिल्कुल। अच्छा, ब्रोकर तक पहुंचने का बहुत आसान तरीका है, आपको कहीं फिजिकली नहीं जाना, कुछ नहीं करना। फेसबुक हम आप सब यूज़ करते हैं, फेसबुक के ऊपर सारे ब्रोकर्स के पेजेस मौजूद हैं, आप वहां पर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो कोई भी ब्रोकर हो, हम किसी के फेवर में या किसी के अगेंस्ट में बात नहीं कर रहे, हम आपको वे आउट बता रहे हैं। आप उनको कांटेक्ट करेंगे, उनका रिप्रेजेंटेटिव आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपसे अर्ज करना चाहूँगा, ये जैसे ही लफ्ज़ दिमाग में ब्रोकर का आता है तो दिमाग में एक नेगेटिव जो है ना वो अप्रोच सी आना शुरू हो जाती है कि यार ये ब्रोकर का मतलब। अभी पिछले दिनों एक वाकया पेश हुआ जिसके अंदर आपने देखा काफ़ी 500 से 600 मुसाफिर जो थे दरिया के अंदर जो है वो जहाँ भाग हो गए, तो पता ही चला वो उनको ब्रोकर के हवाले कर दिया गया था कि आपने उनको एक मुल्क से जो है दूसरे मुल्क पहुंचाना है। तो ब्रोकर का लफ्ज़ बहुत नेगेटिव दे रहा है कि यहाँ पे भी ये ब्रोकर ऐसे ही कुछ खुदा ना खास्ता ऐसा तो नहीं है वो मेरे 3,000 रुपए या 30,000 रुपए लेके भाग जाते हैं खुदा ना खास्ता। इनका मतलब इनकी कोई श्योरिटी है कि नहीं यार ये ब्रोकर बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर मैं आंखें बंद करके फैसला कर सकता हूँ, इसके ऊपर मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट इस ब्रोकर को दे सकता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा? बिल्कुल। अच्छा, इसमें आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जैसे आप अपने पैसे बैंक में रखते हैं तो उन पैसों का जामिन होता है स्टेट बैंक। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू शेयर परचेज करते हैं तो ब्रोकर जो है ना, आपको ये समझने की जरूरत है, ब्रोकर सिर्फ फैसिलिटेटर है। वो आपके बिहाफ पर शेयर्स परचेज करके, एक गवर्नमेंट की कंपनी है CDC, सेंट्रल डिपॉजिटरी कमेटी, वहां पे वो उस शेयर्स को जमा करा देते हैं। इसको हम मजीद आसान करके समझते हैं कि आपने 1,000 रुपए के 10 शेयर लिए XYZ कंपनी। ठीक है। आपने ब्रोकर अकाउंट से परचेज करे, आपके ब्रोकर अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, उसके बदले आपको शेयर्स मिल जाएंगे।
सही। अच्छा, अब ये शेयर्स की कोई फिजिकल फॉर्म तो है नहीं, ये हम डिस्कस कर चुके। तो एक इंसान के जहन में डर ये रहता है कि अल्लाह ना करे अगर कल को मेरा ब्रोकर ही चला गया, ठीक है, ब्रोकर ने अपना ऑफिस ही बंद कर दिया, या वो आउट ऑफ नोवेयर मार्केट में अपनी नजर ही नहीं आ रहा, तो मेरे शेयर्स का क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो कंफर्ट आता है वो इस चीज से आता है कि आपके जो शेयर्स होंगे वो शेयर्स गवर्नमेंट की जो सीडीसी कंपनी है वो बेसिकली कस्टोडियन ऑफ शेयर्स होती है, सारे शेयर्स उनके पास जमा होते हैं। अगर आपका ब्रोकर कहीं चले भी जाता है तो आपके पास सीडीसी का एक्सेस होता है, आप सीडीसी में रिक्वेस्ट करेंगे, वो या तो आपके शेयर्स जिस ब्रोकर का आप फर्दर ब्रोकर का नाम देंगे आप वो उनको अलॉट कर देंगे, या अगर आप उनको इनकैश कराना चाहेंगे तो जो मार्केट की प्राइस होगी वो उस प्राइस के ऊपर इनकैश हो जाएंगे। मेन बात इसके अंदर ये थी कि जो आपके शेयर्स हैं जो आपने अपने हार्ड एंड मनी से परचेज करें, उनकी श्योरिटी ये है कि वो कोई ब्रोकर लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि वो ब्रोकर के पास होते ही नहीं है, वो होते हैं गवर्नमेंट की कंपनी के पास। अच्छा, वो अपने पास डिपॉजिट रखती है, जैसे आप पैसे बैंक में डिपॉजिट रखते हैं, इस तरीके से आपके शेयर्स वहां पर डिपॉजिट हुए हुए। अच्छा, अब मैं यहाँ एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो शेयर्स मुझे किसी ब्रोकर के थ्रू जो है परचेज करने, तो मैं तो नहीं जानता, मैं तो सुबह कोचिंग चला जाता हूँ, शाम में जो है वो मुझे स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए जाना होता है, मैं तो एक मैट्रिक क्लास का और ज्यादा से ज्यादा इंटर क्लास का स्टूडेंट हूँ, मुझे तो इतनी मालूमात नहीं है कि ब्रोकर कहाँ से मिलेगा, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर मौजूद है। तो जरा इसको थोड़ा सा आसान कीजिएगा कि मैं अगर ब्रोकर से मिलना चाहता हूँ तो उसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाए या फेसबुक का कोई ऐसा पेज मिल जाए जहां से मैं उससे कॉन्टेक्ट में आ जाऊँ। बिल्कुल, देखें बहुत ईजी है, आप फेसबुक के ऊपर या गूगल के ऊपर सिंपल सर्च कीजिए टॉप 10 ब्रोकर्स, स्टॉक ब्रोकर्स इन पाकिस्तान। ओके, ठीक है, आपके पास लिस्ट आएगी, आप उसमें अपने कंफर्ट के लिए जो भी टॉप 5 आ रहे हैं आप उनकी जस्ट वेबसाइट ओपन कीजिए। ओके, आपको हर एक की वेबसाइट के ऊपर कॉन्टेक्ट अस लिखा हुआ बिल्कुल क्लियरली मिल जाएगा। ठीक है, वो जस्ट आपसे 3 चीज़ें, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी रिक्वेस्ट करेंगे, आप उनको ये आईडी देंगे, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और सारा मैकेनिज्म जो होगा वो आपका कहीं भी जाए बगैर डिजिटली कवर हो जाएगा। जब आप कोई एक ब्रोकर को डिसाइड कर लेंगे कि मैंने इसके पास अकाउंट खुलवाना है, आपने 2-3 से डिस्कस करा और आपने एक को डिसाइड कर लिया कि मैंने इनसे अकाउंट खुलवाना है, तो आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर फिर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो मेरे ख्याल से ब्रोकर इस वक्त मिडिल मैन का काम कर रहा है, क्योंकि मैं डायरेक्ट उस कंपनी के शेयर परचेज नहीं कर पा रहा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि इस ब्रोकर को बीच से हटाया जाए और मैं खुद जो है वो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट कर सकूं और खुद डीलिंग कर सकूं, क्या ऐसा भी कोई तरीकेकार है या बीच में ब्रोकर का होना लाजमी है? नहीं, देखें बीच में ब्रोकर का होना तो लाजमी है। अच्छा, क्योंकि वो बेसिकली फैसिलिटेटर है। आपको ये समझने की जरूरत है जो कंपनी है वो कंपनी खुद आपको अपने शेयर्स नहीं बेच सकती। अच्छा। उसने ऑलरेडी एक मार्केट में बेच दिए हैं। ओके, उसने जब मार्केट से बोरोइंग करी थी यानी फंड्स लिए थे और उसके बदले शेयर्स दे दिए थे, सही, तो अब वो कंपनी के तो नहीं रहे, अब वो पब्लिक के हो गए शेयर्स। अच्छा। या किसी फर्दर कंपनी ने खरीद लिए, एक एग्जांपल के तौर पे एबीसी कंपनी के शेयर्स मीजान बैंक ने खरीद लिए, ठीक है, या कोई मिस्टर अली है उन्होंने खरीद लिए, अब उनके पास है शेयर्स। अब उनसे आपको परचेज करने के लिए आपको बीच में एक ब्रोकर चाहिए। आप उस ब्रोकर को रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपके बिहाफ पर परचेज करेगा, या वो आपको आपकी एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट की डिटेल्स दे देगा, आप खुद उसकी एप्लीकेशन से परचेज करेंगे और वो शेयर्स आपके सीडीसी अकाउंट में, यानी जो गवर्नमेंट की कंपनी है सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, वो शेयर्स आपके वहां पर जाके पार्क हो जाएंगे। ब्रोकर आपसे इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में एक जो नॉमिनल फीस होती है, कंपेटिटिव फीस, जो कि बहुत मामूली सी है, 10 पैसे 12 पैसे, वो आपसे वो चार्ज करेगा पर शेयर। ओके, और ये वेरी करती है, मगर इसमें कोई इतना फर्क नहीं है क्योंकि बहुत कंपेटिटिव मार्केट है, बहुत सारे ब्रोकर्स बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर के 5-6 ब्रोकर्स 10 पैसे चार्ज कर रहे हैं तो कोई आ जाए कि मैं 50 पैसे चार्ज करूंगा। सही, क्योंकि अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर जाहिर है कस्टमर उसकी तरफ नहीं जाएंगे। सही है। तो इसमें फिर आपने जस्ट कुछ भी नहीं करना होता, आपने ब्रोकर को कांटेक्ट करना होता है और सारा डिजिटल प्रोसीजर है, वो आपसे खुद फर्दर कांटेक्ट करेंगे, आपसे डॉक्यूमेंट्स जो भी उनको चाहिए होंगे वो आपसे स्कैन फॉर्म में ले लेंगे और आपका अकाउंट ऑपरेशनल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे शायद आप लोगों को ये लग रहा हो कि आप लोगों ने शायद बैठे बैठे अपना चूरन जो है वो बेचना शुरू कर दिया है,
कि आप हमें किसी तरीके से जो है इतने पैसे दे दें तो हम आपको अकाउंट खुलवा के दे देंगे। तो माजरत के साथ ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। मैं बार बार अर्ज करता चलूं, हमारा टारगेट यहाँ पे यूथ को फोकस करना है, और यूथ हमारे इतना तो जानती है कि गूगल के ऊपर किस तरीके से लिखना है बेस्ट स्टॉक मार्केट ब्रोकर। तो अगर आप इतना लिखना जानते हो, इतना पढ़ना जानते हो, तो भाई 2 से 4 लिंक ओपन हो जाएंगे। उसको आप बहुत सारी चीजें तो वैसे भी आप देखते हो ना, कभी छुप के देख ले तो कभी सबके सामने देख ले, तो इसको भी देख लो भाई, इतना मुश्किल। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है तो कमेंट सेक्शन मौजूद है, मैं फिर भी सरसाज से मालूम कर लेता हूं इस बारे में। क्या आपकी कोई राय है? किसी ब्रोकर को आप कहेंगे कि हाँ इस ब्रोकर के पास चले जाओ? जी देखिए, हंड्रेड्स ऑफ ब्रोकर जो हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं। मैं आपको जो टियर 1 के 3-4 ब्रोकर्स हैं, मैं आपको उनके अच्छा, ये आपने टियर 1 जो बताया, आप बताएंगे आवाम को ये टियर 1 से क्या मुराद है? अच्छा देखें, टियर 1 से मेरी मुराद ये है कि जो इस वक्त बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम मार्केट के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं तो जाहिर है हमें पता चल रहा होता है अपने क्लाइंट से, अपने दोस्तों से, कॉलीग से कि किन की सर्विसेज अच्छी जा रही है। बाय सर्विसेज आप सिर्फ ऐसे समझ लें कि एक प्राइवेट बैंक भी काम कर रहा होता है और एक सरकारी बैंक भी काम कर रहा होता है। सरकारी बैंक में सेम काम अगर आधे घंटे में हो रहा है तो वही काम प्राइवेट बैंक में 10 मिनट में हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बोल सकते हैं कि प्राइवेट बैंक अच्छी सर्विस दे रहा है तो वो टियर 1 का बैंक हो गया। ओके। जो आपको परेशान कर रहा है काम तो सरकारी बैंक भी करेगा, लेकिन वो डिले से करेगा, आपका टाइम जाया होगा, आपको परेशानी होगी। इसी तरीके से काम सारे ब्रोकर्स करेंगे, मगर जो बिल्कुल टॉप नॉच ब्रोकर्स हैं जो 20-20 साल से मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं और आपकी रिक्वेस्ट विद इन 5 मिनट 7 मिनट्स एंटरटेन हो जाती है, वो उनकी एफिशिएंसी का सबूत है। तो उनको हम एक कैटेगराइज कर लेते हैं टियर 1 ब्रोकर्स। तो इसके अंदर हमारे पास टॉप लाइन सिक्योरिटीज आ जाता है, इसमें हमारे पास मुनीर खन्नानी सिक्योरिटीज आ जाता है, अच्छा, AKD सिक्योरिटीज आ जाता है। तो ये हमारे कुछ 3-4 टॉप के ब्रोकर्स हैं। इसमें से आप किसी के पास भी जा सकते हैं, आप जस्ट उनको ऑनलाइन कांटेक्ट कीजिए, उनका रिप्रेजेंटेटिव आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगा। आप तीनों के नाम दोबारा से रिपीट कीजिएगा जरा। अच्छा, एक इनके अंदर है मुनीर खन्नानी सिक्योरिटीज। ओके, मैं इसमें एक आपको कंफर्ट दे दूं, बता दूं इनकी एक डिटेल के ये पाकिस्तान के अंदर रिटेल की सबसे बड़ी क्लाइंटेल इनके पास है। अच्छा, यानी जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं आपके जैसे मेरे जैसे, वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जिस ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं या उस पर ट्रस्ट करते हैं वो मुनीर खन्नानी सिक्योरिटीज है। चले जी, मैंने आपके लिए बैठे बैठे ये भी आसान कर दिया कि सर साहब ने हमें बैठे बैठे ये भी बता दिया कि अगर आपके पास आपको इतना सर्च करने का टाइम नहीं है तो मुनीर खन्नानी, शायद आप नाम बता रहे हैं, बिल्कुल, तो आप मुनीर खन्नानी के साथ जो है वो काम कर सकते हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल ये पैदा होगा कि मुनीर खन्नानी हूँ, इस मुनीर खन्नानी मैं तो नहीं जानता, नेट पे सर्च करता हूँ तो 4 नंबर आ जाते हैं, कॉल करता हूँ कोई एक बंदा भी फोन नहीं उठाता। तो इस बारे में थोड़ा गाइड कीजिएगा किस तरीके से कॉन्टेक्ट जो है डेवलप किया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, आपने जस्ट कुछ भी नहीं करना है, आपने इनकी वेबसाइट विजिट करनी है, और ये प्रोसेस सिर्फ इनके लिए नहीं है, बाकी 2 के भी जो हम नाम बताएंगे उसके लिए भी सेम प्रोसेस है और सबकी सर्विसेज ऑलमोस्ट सेम है। तो हम किसी को रिकमेंड या किसी को डिस्करेज नहीं कर रहे। आपने जस्ट उनकी वेबसाइट ओपन करनी है, आपने कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करना है, एक उनका रिप्रेजेंटेटिव आपसे कॉन्टैक्ट करेगा खुद, वो आपसे पूछेगा कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। मैं आपको इनफैक्ट डॉक्यूमेंट्स भी बता देता हूँ। आपका CNIC वैलिड होना चाहिए। ओके, ठीक है। सेकंड, देन आप जब अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एक किसी भी इंडिविजुअल को नॉमिनी नॉमिनेट करना होता है। अच्छा, इससे क्या मुराद है कि नॉमिनी, जरा समझाइएगा। देखिए, नॉमिनी से मुराद ये होती है कि गॉड फॉरबिड अगर एप्लीकेंट जो है, जो मेन अकाउंट होल्डर है, सही, अगर उसको कुछ हो जाता है, जैसे मैं अकाउंट खुलवाता हूँ मिसाल के तौर पे। जी हाँ, अगर आपने जैसे मोइन सर ने अकाउंट खुलवाया और गॉड फॉरबिड अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उसके बाद जो उनके शेयर्स हैं या जो उनकी इन्वेस्टमेंट है मार्केट में, सही, या जो भी उन्होंने शेयर्स ओन करे हुए हैं, अब वो शेयर्स किसको जाएंगे? तो वो शेयर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर जिनको उन्होंने अकाउंट ओपनिंग के वक्त नॉमिनी रखा होगा, सही, वो शख्स जो होगा उन शेयर्स को क्लेम कर सकता है। ठीक है, वो शेयर्स उनके पास आ जाएंगे। तो जैसा कि अगर आप स्टूडेंट हैं, एज अ स्टूडेंट आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो यकीनन आपके घर में आपके बड़े होंगे, आपके भाई होंगे, आपके वालिद मोहतरम होंगे, चाचा होंगे, लाइक दिस, इस तरीके का कोई रिलेशन है जिनके साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो आप उनको नॉमिनी सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल।
तो एक एप्लीकेंट का वैलिड CNIC ठीक की है। रिक्वायरमेंट है, नॉमिनी के वैलिड CNIC की रिक्वायरमेंट है। 2 चीजें हो गई। ठीक है, उसके बाद एक हमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सही। ठीक है, अब अगर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट की, हाँ बिल्कुल, तो देखें स्टूडेंट के पास अपनी तो कोई सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल नहीं है। उनके पास वही होती है जो पेरेंट्स से मिल रहे होते हैं, उसमें से वो कुछ सेविंग कर लेते हैं और कुछ खर्च कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उसको फिर जमा करके 3-4 महीने के बाद एक अमाउंट उनके पास बना लेते हैं और उससे शुरू करना चाह रहे होते हैं। तो उसमें जो सोर्स ऑफ इनकम है, आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके जो गार्जियन है, या जिसको हम बोल सकते हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे कल्चर में बेसिकली फादर होते हैं या बड़े होते हैं घर के, सही, बिल्कुल जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो उन्हीं का कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अब वो कोई भी हो सकता है, वो उनकी सैलरी स्लिप हो सकती है। अगर सैलरी स्लिप नहीं है, उन्होंने किसी बैंक के अंदर कुछ पैसे रखे हुए हैं जिसपे उनको प्रॉफिट मिलता है, तो वो भी एक उनका फॉर्म ऑफ इनकम हो गया। सही। या उन्होंने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करके रखी हुई है जिसपे उन्हें इनकम मिलती है, वो भी एक एविडेंस हो गया। इस किस्म की कोई भी चीज़ जिससे ये वाज़ेह हो रहा हो कि मिस्टर एक्स जो है या मिस्टर अली जो है वो एक सर्टेन इनकम कमाते हैं और ये उनके साहबजादे हैं, उसी में से वो उनको पॉकेट मनी देते हैं, तो इन्होंने अकाउंट खोला है। अच्छा, यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। लेट सपोज कि मिसाल के तौर पे मेरे वालिद मोहतरम, उनकी दुकान है, परचून की दुकान है, और परचून की दुकान के पास अब तो है, लेकिन वहां से अच्छा खासा कमाते भी हैं, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उनके पास, तो किस तरीके से वो इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। इसे हम बोलते हैं जैसे एक मिड साइज बिजनेसमैन होते हैं कि उनका बिजनेस अच्छा चलता हुआ बिजनेस है, लेकिन वो अभी इस स्केल पे नहीं है कि उसको उन्होंने रजिस्टर्ड करा हुआ, उनका कोई रजिस्टर्ड ऑफिस बना हुआ हो, वो एक रनिंग पोजीशन के अंदर बिजनेस है। अच्छा, इसके अंदर वो अपनी बैंक स्टेटमेंट, किसी भी उनका पर्सनल अकाउंट हो या उनके बिजनेस का अकाउंट हो, सही। अब अगर वो दुकान चला रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी परचेजिंग कंपनीज के साथ रहती होगी, जिनको वो थ्रू चेक्स पेमेंट करते होंगे, थ्रू पे ऑर्डर्स पेमेंट करते होंगे। तो उनकी फैमिली में वालिद साहब हो या कोई और हो जो सिर्फ एक बैंक अकाउंट मेंटेन करे हुए हैं, सही, उस बैंक अकाउंट के अगर वो 6 मंथ्स की 8 मंथ की स्टेटमेंट भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये आपको ये समझने की बात है। देखें, ये है ब्लड रिलेशन, यानी कि अगर एक फादर की इनकम है तो वो फादर की इनकम डेफिनेटली उनके जो चिल्ड्रन है उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो उस स्टेटमेंट की बिहाफ पर उसी स्टेटमेंट को कंसीडर कर लिया जाएगा सोर्स ऑफ इनकम। ओके ओके। क्योंकि जाहिर है जब वो जो चीजें बेच रहे हैं, जो चीज परचेजिंग कर रहे हैं, उसके पैसे कुछ कैश में रिवॉल्व हो रहे हैं और कुछ बैंक अकाउंट के अंदर रिवॉल्व हो रहे हैं, तो वो बैंक अकाउंट जो होगी वो सोर्स ऑफ इनकम का काम करेगी, जिसमें उन्हें दिख रहा होगा कि इतने पैसे आए, इतने पैसे गए, और ये आपका एक डॉक्यूमेंटरी एविडेंस बन जाएगा। सही। ये 3 चीजें हो गई, एप्लीकेंट का NIC वैलिड, नॉमिनी का वैलिड NIC, एक सोर्स ऑफ इनकम हो गई। ठीक है, इसके बाद ये 3 चीजें आप डिजिटल फॉर्म में, आपको कहीं जाना नहीं है आप। अच्छा, जी हाँ, सबसे बड़ी बात ये, आपको कहीं जाना नहीं है, आप जस्ट मोबाइल में एक एप्लीकेशन है कैम स्कैनर, ओके, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए उसे, या ऐप स्टोर से डाउनलोड कीजिए आईफोन है तो, और स्कैन करके ये 3 चीजें आप ऑफिशियल जो ईमेल आईडी होगी आपके ब्रोकरेज हाउस की, इसमें ये भी मेंशन कर दूं कि एक एग्जांपल के तौर पे आपने AKD सिक्योरिटीज को चूज किया या आपने मुनीर खन्नानी को चूज किया, सही, उनकी जो ऑफिशियल आईडी होगी उसके एंड में आपने हमेशा देखना है, आप जिसको भी अपना डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं स्कैन, कि अगर उनका रिप्रेजेंटेटिव है जिसका नाम है, आप समझ लीजिए उसामा, ठीक है, उसामा ने आपसे अप्रोच किया कि आप मुझे डॉक्यूमेंट भेज दें, मैं आपका अकाउंट ओपन करवाता हूँ। सही। तो अगर वो उसामा AKD सिक्योरिटीज के हैं तो वो usama.ali जो भी उनका नाम है usama@akdsecurities.com करके होगी। ओके ओके। उससे आपको ये श्योरिटी मिल जाएगी कि ये हाँ, कि ये अपनी बंदा जो है ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात नहीं कर रहा, उसके साथ ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे बात कर रहा है। सही। इसी तरीके से अगर वो उसामा जो होंगे मुनीर खन्नानी से होंगे उनका रिप्रेजेंटेटिव, तो उसकी ईमेल आईडी हो जाएगी usama@munirkhannani.com या usama123 करके। सही। मगर जो भी कंपनी होगी उसका नाम आपको ईमेल आईडी में मिलेगा, तो आपको ये ऑथेंटिसिटी हो जाएगी कि ये जो चीजें मैं भेज रहा हूँ ये मेरे ब्रोकर के पास ही जा रही है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई मिसयूज हो सकता है या ये कोई और ले जाए। आप ये चीजें उनको स्कैन करके भेजेंगे, सही, वो आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये 3 to 4 वर्किंग डेज लेता है। ठीक है,
अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में लेकर जाएंगे बात को। ठीक है, बिल्कुल। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे साथ साथ क्लियर कर दें। श्योर। अच्छा, आपका ब्रोकर अकाउंट के लिए उसने चीजें आपसे कलेक्ट कर ली, वो क्रिएट हो गया। ठीक है। मैंने एक बात आपसे करी थी कि जब आप शेयर परचेज करते हैं तो आपका शेयर जो है वो ब्रोकर अपने पास नहीं रख सकता। ब्रोकर को वो शेयर जो है डे एंड के ऊपर सीडीसी कंपनी में रखवाना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि अगर ब्रोकर भाग गया, सही, होने को तो कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है, तो आपके तो फिर पैसे चले जाएंगे। बिल्कुल। तो अब बात यह है कि सीडीसी अकाउंट में कैसे रखवाएगा ब्रोकर। सही। उसके लिए क्या होता है कि आपका एक अकाउंट सीडीसी में भी ओपन हो रहा होता है। इसके लिए भी मुझे खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा? नहीं, आपको इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये सारा काम ब्रोकर ही करेगा। अच्छा। उसने जो आपसे 3-4 चीजें ली हैं वो सफिशिएंट है, उसके अलावा ना वो आपको और कोई चीज डिमांड करेगा। वो अपने ब्रोकरेज हाउस में आपका एक अकाउंट बनाएगा और वो एक रिक्वेस्ट देगा सीडीसी को कि इस एप्लीकेंट ने हमें अप्रोच करा है अकाउंट बनाने के लिए, हम इसके बिहाफ पे सेलिंग एंड परचेजिंग करेंगे, तो आप हमें सीडीसी अकाउंट क्रिएट करके दें। सीडीसी जो कंपनी है वो उनको अकाउंट क्रिएट करके देगी एप्लीकेंट का। अच्छा। तो अब अज्यूम कीजिए कि अकाउंट क्रिएट हो गया, आपने शेयर परचेज कर लिया। अब वो शेयर जो है अकाउंट आपके, ये जो शेयर परचेज किया है मतलब ये मैंने परचेज किया है या मेरे ब्रोकर ने परचेज किया है? ओके, इसमें देखें दोनों ऑप्शंस होते हैं। हम ये एडवाइस करते हैं कि आप खुद परचेज करें, आप खुद करना सीखें काम को। अच्छा, चलिए इसको हम रखेंगे नेक्स्ट पे कि किस तरीके से परचेजिंग करनी है और हम खुद कैसे कर सकते हैं, और हमारा ब्रोकर अगर चाहे तो वो किस तरीके से कर सकता है। तो मतलब अभी आपने ये यहाँ पे बताया कि सबसे पहले तो अकाउंट खोलें। अकाउंट खोलने के लिए हमारे पास एनआईसी होना चाहिए, हमारे नॉमिनी का एनआईसी अपडेट होना चाहिए, और तीसरी चीज आपने बताई एक सोर्स ऑफ इनकम, एक सोर्स ऑफ इनकम होना, डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसपे हमें मालूम हो कि इस शख्स की कितनी इसकी इनकम है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने उस ब्रोकर को देनी है, बिल्कुल ईमेल करनी है। वर्किंग 3 to 4 डेज लगेंगे जिसके अंदर आपका अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। और इसके बाद जाहिर सी बात है नेक्स्ट प्रोसेस होंगे किस तरीके से परचेजिंग करनी है और कौन से शेयर्स खरीदने हैं कौन से नहीं खरीदने हैं। चलें, आज के सेशन में फिर हम इसको यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे हम सर साथ का एक दफा फिर बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे साथ मौजूद रहे और आपको अपने तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर यहाँ पर आपको बेहतरीन अंदाज के अंदर गाइड किया। और मैं समझता हूँ कि ग्राउंड लेवल पे लाके उन्होंने आपको समझाने की बातें कोशिश की है कि किस तरीके से आपने नेक्स्ट स्टेप लेना है, फिर किस तरीके से लेना है। इंशाल्लाह इसके बाद का जो प्रोसेस है इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमारे साथ बंदे रहिएगा। और हाँ, एक बात मत भूलिएगा जो हमेशा मैं आपसे अर्ज करता हूँ, यू हैव टू पे अटेंशन। अगर अपनी अटेंशन पे कर रहे हैं, आने वाला वक्त आपको बहुत कुछ पे करने वाला है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।